नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। देश में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद हो चुके हैं और सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले ने देश में काला धन छुपाकर रखने वालों पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। इस फैसले का गहरा असर हुआ है। आम लोगों को इस फैसले से कुछ असुविधा हुई है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग इस फैसले के पक्ष में हैं, क्योंकि भारत में ईमानदारी की जीत हुई है और बेईमान लोगों की हार हुई है। ईमानदार लोग खुश हैं और बेईमान लोग परेशान हैं, और यही तो हम सब चाहते थे। इस बड़ी खबर को लेकर हमने सीधे सिस्टम से भी सवाल पूछे हैं। मैंने इस बड़े फैसले के मुद्दे पर देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ एक संवाद किया है, और इस संवाद में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जो अब तक किसी को पता नहीं थी। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सड़क पर मौजूद एक आम हिंदुस्तानी के मन में करेंसी वाली क्रांति को लेकर क्या विचार चल रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति या एक रेहड़ी वाला काले धन पर हुई इस सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह देखता है। ये निजी परेशानी और देश हित के बीच होने वाला एक टकराव है, और ये टकराव आपके मन में भी जरूर हो रहा होगा। इसलिए आपको लोगों के जमीनी हालात और परेशानियों से जुड़ा ये डीएनए टेस्ट आज जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा आज हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चुनावी नतीजों का डीएनए टेस्ट करेंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। अमेरिका के 20 करोड़ मतदाताओं ने जो फैसला लिया है, उसका असर दुनिया की 740 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी पर पड़ेगा। यानी अमेरिका के चुनावी नतीजों से आपका और हमारा जीवन भी काफी हद तक प्रभावित होगा। अमेरिका के इस फैसले में पूरी दुनिया के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के मीडिया के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है, और हम उस संदेश को आज डिकोड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह चुनाव हिलरी क्लिंटन पर राष्ट्रवाद की वैचारिक गोलियां चलाकर जीता है। यानी इस बार अमेरिका में भी राष्ट्रवाद का जादू चला है। यह अमेरिका के डीएनए में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसका विश्लेषण आज आपको देखना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जापान का दौरा खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो गए हैं। दौरे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम शिंजो अबे के साथ शिनकानसेन बुलेट ट्रेन पर सवार हुए। दोनों नेताओं ने टोक्यो से कोबे तक 500 किलोमीटर का सफर बुलेट ट्रेन से किया। कोबे पहुंचकर पीएम ने कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के प्लांट का भी दौरा किया, जहाँ बुलेट ट्रेन बनती है। भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। भारत में हम इसको लागू करना चाहते हैं, और सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट हम शुरू करना जा रहे हैं। जापान के साथ मिलकर करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आज इसको देखने के लिए आया था। कल भारत और जापान में ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर भी रजामंदी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोट पर बैन के फैसले को जनता ने मुश्किलों के बावजूद हाथों हाथ लिया है। पीएम मोदी ने जापान में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात में कहा कि ईमानदारों को डरने की जरूरत नहीं, उनकी सरकार बेईमानों को नहीं बख्शेगी। ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी, और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी भी दी कि जो लोग अब भी चालाकी कर रहे हैं, उन्हें सरकार छोड़ेगी नहीं, और आजादी के बाद से अब तक उनका सारा हिसाब किताब चेक किया जाएगा। बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ, तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूँ। पीएम मोदी ने संकेत दिया 30 दिसंबर के बाद कालाधन रखने वालों के खिलाफ केंद्र कोई और बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है।
केंद्र सरकार के नोट बैन के फैसले का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज फिर विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोट बैन का फैसला कुछ खास लोगों के लिए लीक किया गया। स्वाभाविक रूप से शक तो, संदेह तो है। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के अगर इसमें जांच हो जाए और वो देख लें इसको खुद से, तो लोगों को देश के संतोष होगा कि मोदी जी की मंशा ठीक थी, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी जी की मंशा ठीक थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने नोट बैन की आड़ में बड़ा घोटाला किया। जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था। जबकि ममता बनर्जी ने इसे काला निर्णय बताते हुए कहा कि फैसला आम आदमी के खिलाफ है, इसीलिए फौरन वापस लिया जाए। ये एंटी पुअर गवर्नमेंट है, लोगों को सब छीन के ले लिया। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, टू सेव द डिजास्टर फ्रॉम द कंट्री, टू सेव द डिजास्टर फ्रॉम द इमरजेंसी सिचुएशन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में करेंसी है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि देश के एटीएम को सामान्य होने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि 2 सप्ताह के करीब अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, एटीएम्स के रिकैलिब्रेशन में लगता है। जेटली के मुताबिक देश के करीब 2.5 लाख एटीएम को 500 और 2000 के नए नोट के मुताबिक अपडेट किया जा रहा है। अगर ये बदलाव पहले किया गया होता तो जानकारी लीक हो सकती थी। जेटली ने आम लोगों को हो रही दिक्कतों पर दुख जताया, साथ ही नोट बैन पर हो रही राजनीति का भी जवाब दिया। कुछ लोगों को उसमें खास तौर से तकलीफ है और इसलिए इस तरह के सुझाव आना कि 1 सप्ताह की सबको खुली छूट दे दो, उसके बाद लागू करो, दिस गिव्स द होल गेम अवे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज नोट बैन के खिलाफ राजनीति करने पर विरोध झेलना पड़ा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लक्ष्मीनगर और गांधीनगर में एटीएम के बाहर लाइन में खड़े लोगों का हाल जानने गए थे। दोनों जगह उनके खिलाफ लोगों ने खूब नारेबाजी की। उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे। गांधीनगर में व्यापारियों ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। विरोध के बीच अरविंद केजरीवाल ने नोट बैन के खिलाफ बयानबाजी जारी रखी। सर, कई जगहों का आपने दौरा किया, आज क्या स्थिति वहाँ पर? स्थिति बहुत बुरी है, जनता बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत दुखी है जनता। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज एक दरगाह पर हुए ब्लास्ट में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट बलूचिस्तान के लासबेला जिले में शाह नूरानी दरगाह में हुआ। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त दरगाह में एक धार्मिक रस्म चल रही थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए कराची ले जाया जा रहा है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह ने सफाई दी है। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह के साथ खड़ा एक व्यक्ति अचानक प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहने लगता है। अमर सिंह का आरोप है कि ये व्यक्ति सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके पास आया था। मेरे बगल में खड़ा हुआ, कहा आप अमर सिंह हैं? मैंने कहा हाँ। आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ? उसने सेल्फी खिंचवाई। मात्र हमारी उपस्थिति और अपने गुस्से का इजहार और उसको सोशल मीडिया में प्रचलित करने के लिए हमारे चेहरे का इस्तेमाल, मैं इसे साइबर क्राइम की संज्ञा देता हूं। अमर सिंह ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल में इसकी शिकायत करेंगे। जी न्यूज आपसे अपील करता है कि ये देश ईमानदारों का देश है। देश की अर्थव्यवस्था में इस समय एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके खाते में अपना काला धन जमा कराने की पेशकश करता है तो फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करें। नमस्कार, इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और पिछले कुछ दिनों से देश में जो कुछ हो रहा है वो सब आप जानते हैं। जो तस्वीरें आपने शायद कल्पना भी नहीं की थी वो तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और हंसी मजाक में लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले चेक बाउंस होते थे, अब कैश बाउंस हो रहा है। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए हैं और नए नोटों के लिए पूरे देश में इस वक्त लोग लाइन में भी लगे हुए हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन ये एक आर्थिक क्रांति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस वक्त
आज के दिन अगर किसी एक व्यक्ति से आप बात करना चाहेंगे तो वो व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा। इसलिए हमारे साथ अरुण जी इस वक्त हैं। आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे वो भी हम पूछेंगे और आगे रोड मैप क्या है उसके बारे में भी पूछेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके पास लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं, अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है और आपको क्या फीडबैक मिला है पूरे देश से? देखिए, जिन लोगों के पास कैश था और वो कैश कानूनी था, स्वाभाविक है कि वो कैश को बैंक में जमा कराए और आगे का जो खर्चा है चेक के माध्यम से करे, जिसके पास कार्ड है वो कार्ड के माध्यम से करे। और हमें ये उम्मीद थी कि ये कैश बैंकिंग सिस्टम में आएगा। जी, कुछ लोग परचून के खर्चे के लिए थोड़ा बहुत कैश जेब में रखना चाहते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं कि जिसके लिए हम 4,000 रुपया पर डे दे रहे हैं एक्सचेंज में, और बैंक में से आप विड्रॉ करना चाहें तो 10,000 रुपया एक दिन में विड्रॉ कर सकते हैं, एक सप्ताह में 20,000 कर सकते हैं। हमने पूरे पोस्ट ऑफिसेस जो लाखों की संख्या में हैं, बैंक्स 1.25 लाख ब्रांचेस, एटीएम्स 2 लाख, जिनमें से बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि उनको आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। पहले वो पुराने नोटों के लिए कैलिब्रेटेड थे, अब छोटे साइज के नोट के लिए कैलिब्रेट हो रहे हैं। अभी उनमें ज़्यादा 100 के नोट हैं एटीएम्स में। कुछ दिनों में धीरे धीरे 500 और 2000 के नोट भी उसमें आ जाएंगे। अभी पूरा बैंकिंग सिस्टम और पोस्ट ऑफिस सिस्टम और एटीएम से कितना पैसा गया है इसके तो डेली फिगर्स आते हैं। कल रात को स्टेट बैंक के आंकड़े आए थे और स्टेट बैंक लगभग 25% बैंकिंग कैपेसिटी इस देश की स्टेट बैंक की है, और जो डिपॉजिट्स और एक्सचेंज स्टेट बैंक में हुआ वो कल रात तक लगभग 32,000 करोड़ का था। तो उसको 4 गुना लगा लीजिए, तो अंदाजन उस मात्रा में अब एटीएम, पोस्ट ऑफिसेज ये मिलाकर, और हमने पर्याप्त कैश रिजर्व बैंक ने पूरी इस व्यवस्था में डाला हुआ है इसलिए, और टाइम 30 दिसंबर तक है, और इसकी शुरुआत में ही इतनी अधिक संख्या में लोग आए हैं और सबको पैसा मिल रहा है। अब थोड़ा तकलीफ होती है कि आपको, जिसका हमें खेद है कि वेट करना पड़ेगा। अगर आप 4 दिन बाद आएंगे तो कम वेट करना पड़ेगा, इसलिए पैनिक ज़्यादा ना करें। तो मैं मानता हूं कि बड़ी मात्रा में ये जो 14 लाख करोड़ रुपए के हाई डिनोमिनेशनल नोट्स हैं, शाम को हम फिर रीअसेस करेंगे कि कितने पहले 2 दिन में ले गए, और अच्छी मात्रा में अगर 2 दिन में ले गए तो उतनी ही संख्या फिर घटती जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि इसमें ज़्यादा लोग वो आ रहे हैं जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्यू में नहीं लगना पड़ता। जो उस कैश में से विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपया, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। हालांकि वॉल्यूम मनी का बहुत सीमित है ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज में। ये क्यूज़ जो आप देख रहे हैं अधिकतर एक्सचेंज के लिए क्यूज़ हैं, जिनको जेब में रखने के लिए स्वाभाविक खर्चे के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, और वो भी हम लोग समझते हैं। तो इसलिए बैंक के लोग आधी आधी रात तक इसका प्रयास कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था को वो सफल बनाने का प्रयास करें। 1.5 दिन के बाद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इज ही अ रिलैक्स्ड मैन और यू आर अंडर स्ट्रेस? देखिए, पूरे देश में कोई एक भी घटना नहीं हुई। छोटी मोटी तकलीफ लोगों को निश्चित रूप से वेट करने की हुई है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जो किया है मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और देश को इससे लाभ होना है। और अगर देश की अर्थव्यवस्था स्वच्छ बन जाए, टैक्सेशन सिस्टम में चली जाए, बैंकिंग के माध्यम से चली जाए, फॉर्मल जीडीपी का साइज बढ़ जाए, और जो जितना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा वो भी तो इस देश के गांव और गरीब के लिए इस्तेमाल होता है, उसको क्यों कम किया जाए? एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि 500 और 1000 रुपए का जो नोट था वो अपराधियों का, काला धन वालों का, ड्रग, टेररिस्ट, इनका मनपसंद नोट थे ये, और आप 2000 रुपए का नोट और ले आए। देखिए, आपको फंक्शनल ईज भी रखनी है। एक तो अगर रिप्लेसमेंट जैसे हम कर रहे हैं, उस रिप्लेसमेंट में अगर 2000 का ना हो और सब छोटी करेंसी में देने पड़े तो रिप्लेसमेंट में और बहुत तकलीफ होती है। रिजर्व बैंक का तो ओरिजिनल सुझाव 5000, 10,000 का था, वो सरकार को स्वीकार नहीं था, तो इसलिए 2000 के कुछ रहेंगे। और ये भी आपको रिप्लेसमेंट की ईज के लिए रिजर्व बैंक ने सजेस्ट किए हैं।
मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, जो आज से 15 साल पहले 1000 में आ जाता था, आज उसकी कीमत कितनी है, ये सब फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और सब सुझावों के बाद आरबीआई ने सजेस्ट किया, जो सरकार ने स्वीकार किया। ये कदम वाकई क्रांतिकारी है। इतने दिन से इस देश में और भी सरकारें आई, लेकिन कोई कर नहीं पाया। ये आइडिया आया कैसे और ये आइडिया किसका था? देखिए, ब्लैक मनी के खिलाफ मूवमेंट हो, ये एक डिमांड रही है। अडवाणी जी ने यात्रा की, बाबा रामदेव ने पूरा आंदोलन किया, अन्ना हजारे के आंदोलन का भी एक ये मूल हिस्सा रहता था। और बाबा रामदेव इसको बार बार कहा करते थे कि स्मॉल करेंसी डिनोमिनेशंस में जाइए, प्लास्टिक करेंसी की तरफ जाइए। और वो उदाहरण विदेशों का देते थे, जैसे लोग अब इंग्लैंड में सबसे बड़ा नोट 50 पाउंड का है, यूएस में $100 का है, तो इसलिए इस तरह के वो उदाहरण देते थे। लेकिन हिंदुस्तान में केवल एक कदम उठाने से ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2.5 वर्षों में मोदी जी ने जो नीति दी, जो हमारा मंत्रालय जिसको लागू करता है, पहला काम हमने किया, जनधन के अकाउंट खोले ताकि हर भारतीय का बैंक का खाता हो। आज मनरेगा के वर्कर को भी पैसा चेक से मिलता है उसके खाते में। दूसरा काम हमने किया, विदेशी खाते जो थे आप जाके डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो केस चलेंगे। जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किए, आज HSBC वगैरह केस चल रहे हैं। फिर हमने देसी ब्लैक मनी के लिए IDS स्कीम लाए, कम क्लीन, पेनल्टी दीजिए नहीं तो आप फंसेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शन हमने रद्द कर दी है कानून बनाकर। जो पैसा घूमकर बाहर मॉरिशस और साइप्रस और सिंगापुर के रास्ते से आता था, 2 रास्ते हमने बंद कर दिए, तीसरा रास्ता बंद होने वाला है। उसके बाद हमने पूरे विश्व के एक देश से ट्रीटी की। स्विट्जरलैंड ने भी कहा हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन देंगे, US भी कह रहा है, और 2017 तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अभी तो बहुतों के बारे में जानकारियां हमें आएंगी। उसके बाद ये सारी केसेस डाले लोगों के, जिनके HSBC या लिंचनस्टाइन के केसेस थे। ये पूरी एक व्यवस्था उस दिशा में चल रही थी। और कोई भी अगर इसका अच्छा ऑब्जर्वर होता तो विश्लेषण कर लेता कि अगला कदम ये है कि देश की जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जिसका साइज न जाने कितना बड़ा है, उस इकोनॉमी को भी समाप्त करने का ये प्रयास करेगी सरकार। इससे अगला सवाल मन में जो आता है वो ये है कि हाउ डिड यू मैनेज टू कीप इट सच अ सीक्रेट? मैं ये सरकारी तंत्र की सफलता मानता हूं। अब आप इस ऑपरेशन को देखिए, आप सरकार ने तो पॉलिसी डिसीजन लिया, उस पॉलिसी डिसीजन के बाद गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी प्रेसेस हैं वहाँ महीनों से ये नोट छप रहे हैं। रिजर्व बैंक की टीम ने डिज़ाइन किया, रिजर्व बैंक ने की सुपरविजन में प्रिंटिंग होती है, हमारा मंत्रालय भी इन्वॉल्व रहता है, कुछ प्रेसेस उनके पास हैं, कुछ प्रेसेस हमारे पास हैं। उसके बाद इन नोट्स के बंडल बनते हैं, बंडल बनने के बाद ये करेंसी चेस्ट में जाते हैं, करेंसी चेस्ट में जाने के बाद ये देश की 1.25 लाख ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पोस्ट ऑफिसेज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ATMs में जाकर फिक्स होते हैं। उसके बाद इसकी कानूनी प्रक्रिया ये है कि एक सेंट्रल टीम इसको मॉनिटर करती है, जिसमें रिजर्व बैंक के लोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के लोग रहते हैं। फिर रिजर्व बैंक का बोर्ड उस दिन मिला 6 बजे शाम को, उसने रिकमेंडेशन अपनी की इसको कंसिडर करके, 7 बजे कैबिनेट ने उसको डिसाइड किया, और फिर प्राइम मिनिस्टर का 8 बजे भाषण हुआ, और ये सारे के सारे लाखों स्थानों पर नोट पहुंचे, और एकदम पूरे देश को तब पता चला। आप ये निर्णय तब अनाउंस करेंगे जब आपके पास पूरा रिप्लेसमेंट सिस्टम तैयार होगा। अगर मान लीजिए रिप्लेसमेंट सिस्टम ही ना होता तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाती। तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ATMs को भर देना, बैंक्स की ब्रांचेस को भर देना, पोस्ट ऑफिसेस को भर देना, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास पैसा पहुंच जाना, और फिर रिप्लेसमेंट से काम चलता रहे, ये एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मुझे केवल खेद इस बात का है कि ये ऐसी मूव है, पूरा देश एक ग्राउंड स्वेल है, इसका समर्थन कर रहा है। हर ईमानदार आदमी को लगता है कि पहली बार ईमानदार होने का मुझे लाभ मिल रहा है, मुझे चिंता नहीं। और जो ये दूसरा गलत तरीके से पैसे बनाता था, ये ज़मीन पे उतरा हुआ है, अब उसको ये सेटिस्फैक्शन है, प्रीमियम मिला है ईमानदारी पे। इसका तो सारे पॉलिटिकल फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहिए था, और इसके
विकल्प में 2-3 राजनीतिक दल ऐसे हैं, एक ने कह दिया कि 7 दिन के लिए इम्यूनिटी दे दो, ये रफा दफा कर दिया जाए पैसा। दूसरे ने कह दिया कि ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई करना, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। इस देश के कुछ राजनीतिक दलों का और जनमत का, पब्लिक का कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है, ये इससे स्पष्ट है। और पब्लिक का एटीट्यूड देखिए, मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं, ये तो देश के हित में है। इस देश का आम नागरिक ये कह रहा है। पर आपको क्या लगता है, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टैंड भी लिया है। जेडीयू नीतीश कुमार ने लिया है, बीजू जनता दल ने लिया है, अन्य भी दक्षिण भारत के भी कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। और हम लोग तो चाहेंगे कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, और इससे तो उल्टा राजनीति भी साफ सुथरी होगी। कल चुनावों के लिए पैसा लेने जाएंगे तो वो जिसने देना है वो कहेगा भी पहले मैं कैसे भी देता था, अब तो मेरे पास है ही नहीं, अब तो मुझे चेक देना है, आप भी अपना खाता चेक में रखो, मैं भी रखूंगा। चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? और आप जानते हैं यूपी में चुनाव सस्ते हो सकते हैं जी, इससे चुनाव सस्ते हो सकते हैं, और वो चुनावों के ऊपर एक प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है अगर इसको ईमानदारी से हम लागू करें तो। ये जो इंटरव्यू है जेटली जी, ये मैं मध्यम वर्ग, किसान, और हमारा जो दूसरा एक इंटरव्यू होता है जो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होता है, लेकिन ये मैं इंटरव्यू आम जनता के लिए कर रहा हूँ। उनको आप क्या ब्रॉड मैप समझाना चाहेंगे? देखिए, क्या सस्ता होगा? आप अपना माइंडसेट बदलिए, मेरा पहला कहना है। आज तक हमारा मन ये था कि हर चीज़ कैश में चल सकती है। अब एक डिमांड उठी भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलाउ कर दो कैश, पुरानी करेंसी। भाई आप अपने बैंक में पैसा डालिए और चेक काट के दे दीजिए पुराने हॉस्पिटल को। कांग्रेस पार्टी ने कहा शादी के शगुन के लिए कैसे होगा। अरे ये कहाँ लिखा है कि एक पवित्र अवसर होता है शादी, वो केवल ब्लैक मनी में ही होगी। आप शगुन डालना चेक से डाल दीजिए। मंदिरों को अलाउ कर दीजिए, भाई मंदिर में जो रोज चढ़ावा आता है वो शाम को बैंक में चला जाए तो देश के भी काम आ जाएगा, भगवान के भी काम आ जाएगा। ये कौन सी संस्कृति या धर्म में लिखा है कि मंदिर का पैसा केवल काले धन का ही होगा? किसान को फसल का तो वो कैश में मिलता है, तो भाई किसान उसको असुरक्षित तरीके से घर में पोटली बांध के जो रखेगा, इससे बेहतर है बैंक में रख दे, टैक्स तो उसको लगना नहीं है, सुरक्षित भी रहेगा और उस पर ब्याज भी मिल जाएगा उसको। हमें तो, और इसलिए हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। मुझे पेट्रोल डलवाना है तो मैं कार्ड से डलवा सकता हूं, मुझे टोल लेना है, पूरी दुनिया जी रही है इस सिद्धांत पे। हमारा देश को पाते कुछ समय लगेगा, मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट बदलाव आएगा, लेकिन 100% कैशलेस हो चुका है। देखिए, बहुत देश हो चुके हैं, हमें उसमें बहुत समय अभी लगेगा, लेकिन ये उस दिशा में तो बढ़ना हम लोग शुरू करें। मतलब मैं तो पहले हम लोग देखते थे कि दुनिया में कहीं भी आप बाजार में जाइए या खाना खाने जाइए, कुछ सामान खरीदने जाइए, तो ये लोग क्रेडिट कार्ड से ही जनमानस का जीवन चलता है। और हमारे यहाँ तो सोचना पड़ेगा। अब ये खबरें आई कि कुछ लग्जरी परचेजेस, गोल्ड परचेजेस आधी रात तक चले, बैक डेट में चल रहे हैं। अब सरकार का एक इकबाल होता है तो सरकार को उसमें तो कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जेटली जी, 86% जो यूजेज है वो हमारा 500 और 1000 रुपए के नोटों का है, उसको आप कैसे कम करने के लिए कोशिश करेंगे? देखिए, कुछ तो इसमें स्क्वीज हो जाएगा, सारा 14 लाख करोड़ शायद ना आए। अब देखना होगा कितना आता है कितना नहीं आता। जो क्राइम में लगा पैसा है, कौन रिस्क लेगा उसको करने की? जो हाई डिनोमिनेशन लोगों के पास है वो तो टैक्स भी लगेगा और 200% पेनल्टी भी लग सकती है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, जिसके पास 2 लाख रुपया है उसको चिंता की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अगर वो 2 करोड़ डालेगा तो इनकम टैक्स फिर अपना काम करेगा। तो इसलिए कुछ लोग इसको, जो जिनके पास इलीगल फंड्स हैं, वो इसको एक्सटिंग्विश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो स्वाभाविक है कि कुछ पैसा सिस्टम में से बाहर जाएगा, और उसके बाद जो अभ्यास बनेगा लोगों का वैकल्पिक तरीके से ट्रांजैक्शंस करने का, उसमें भी थोड़ा सा कैश ट्रांजैक्शंस कम होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल वही 2000 रुपये के नोट पर उठाए जा रहे हैं। फाइनली सरकार की मंशा क्या है? आप चाहते हैं कि लोग 1000, 2000 के नोटों पर ही रहें, या आप चाहते हैं कि लोअर डिनोमिनेशन पर आए? देखिए, आपको हर तरह के नोट चाहिए होंगे। आफ्टर ऑल आपको खर्चे के लिए, इन्फ्लेशन देखते हुए चाहिए होंगे। सवाल ये है कि जिसके पास लॉफुल पैसा 1000 या 2000 का नोट है, जो कानूनी है, तो उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
लेकिन वो इलीगल अकम्युलेशन हो जाए, मुझे इतराज केवल उसमें है। अब इस बार आपको कैसे पता चलेगा कि जब फिर से लोग 1000 या 2000 को इलीगली रखना शुरू करेंगे? देखिए, एंड इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। इसमें आप सरकार केवल एक कदम नहीं उठा रही, जीएसटी के बाद जनरेशन मुश्किल होगा। हमने जो पैन कार्ड रिक्वायरमेंट्स दी हैं उसके बाद उसका खर्चा मुश्किल होगा। मतलब आज हम चारों तरफ से ब्लैक मनी को कर्टेल करने के लिए, एसआईटी तो ये भी कह रही है कि स्टोरेज अगर हो एक सीमा से ज़्यादा उसको कॉन्फिस्केट का पावर होना चाहिए। अभी सरकार ने उस रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अगर कुछ लोग सोचते हैं कि कानून तोड़ना मेरा अधिकार है और ब्लैक मनी से डील करना एक फंडामेंटल राइट है, तो शायद हमें एसआईटी की उस रिकमेंडेशन पे भी विचार करना पड़े। क्या ये सही है कि कैबिनेट में भी बहुत सारे मेंबर्स को नहीं पता था ये होने वाला है जब उस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई? स्वाभाविक है कि इसमें एक गोपनीयता होती है, और वो गोपनीयता कैबिनेट के सामने जब रखी गई तो प्रधानमंत्री जी ने उन सबको, अपने सहयोगियों को समझाया कि ये विषय क्या है। मेरा आखिरी सवाल, एक वित्त मंत्री होने के नाते ये एक बहुत बड़ा अनुभव है कि इस तरह देश की करेंसी को चेंज कर दिया जाए, और ये हर वित्त मंत्री के जीवन में किसी ने ऐसा किया नहीं। आपका अनुभव ये कैसा रहा? ये आपके बायोडाटा में एक नई चीज़ है जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों में होगा। मुझे लगता है कि ये अनुभव बहुत पॉजिटिव है, देश के हित में है, जनता इसके साथ है, और अच्छा रहता कि राजनीतिक दल, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय दल हैं, कम से कम वो तो समर्थन करते हैं। लेकिन ये छोटा छोटा कहना कि भाई फलां को तकलीफ होगी, अब 10 दिन की तकलीफ के लिए हम देश का सुधार करना छोड़ दें, ये तो कोई अपने आप में उचित बहस नहीं है। जी, 1 मिनट और लूँगा मैं आपका। इससे पहले भ्रष्टाचार पर अन्ना हजारे ने एक, आपको याद होगा, पूरे मुहिम चलाई थी। तब भी लोग स्वेच्छा से आए थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करके आते थे, और लोगों को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार मिटेगा। बाद में उनका दिल टूटा, उनका विश्वास भी टूटा। लेकिन इस बार फिर से लोगों ने एक नई शुरुआत की है, और लोग ये कह रहे हैं लाइन में लग के कि हम फिर से एक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। देखिए, इस बार अगर हम नाकाम रहे, देखिए हम लोग अभी तक एक स्वच्छ सरकार चला रहे हैं, कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाता, और जितनी डिस्क्रिशंस हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, वहाँ वहाँ हम प्लग कर रहे हैं। और कम से कम इस सरकार का प्रयास ये होगा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को तो जड़ से उखाड़ दें, और उसके बाद बाकी भ्रष्टाचार को भी समाप्त करें। आपने ले लिए नए नोट अपने लिए, घर के खर्चे के लिए? मेरे बेटे ने लिए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।